Welcome you to this next lesson on Introduction to Business. इस particular lesson का objective है to discuss the various forums in which international business can be conducted. या दूसरे अल्फाज में ज़्यादा अल्फाज में आप इंटरनेशनल बिजनेस के मुख्तलिफ फॉर्म्स में या फॉर्मेट्स में कंडक्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस. वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो नंबर वन, आप इंपोर्ट करके इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाय इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स वी कैन कंडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस. ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और इट्स नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान. हर एक मुल्क, हर एक खिता मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है. जनरली अगर बात की जाए वजूहात की क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में बहुत सारे खिते किसी सीजनल एस्पेक्ट की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शन है जो कि वो नहीं कर पाते. स्पेसिफिकली अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस जो कि उन कंट्रीज में होते हैं ऐसे ममालिक से फिर उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं जहां पर ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी फूड कमोडिटीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि लोकली तलब की जा रही हैं बट लोकली प्रोड्यूस नहीं की जा रही सीजनल एस्पेक्ट की वजह से. इसी तरह बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी गैप. यानी बहुत सारे ममालिक ऐसे भी होते हैं जो किसी खास टेक्नोलॉजी में डिप्राइव्ड होते हैं या उन टेक्नोलॉजी को लैक करते हैं. सो उस टेक्नोलॉजी की नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से उस मुल्क के जो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ऐसे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं जो उन टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं या खुद कफील होते हैं. तीसरा फॉर्मेट हम तीसरी वजह हम इंपोर्ट करने की ये कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे मुल्क जो होते हैं वो डेवलपमेंट की कर्व में बड़ा लो होते हैं या तरक्की की रफ्तार वहाँ बड़ी कम होती है. इसलिए बहुत सारी ऐसी सनत जो कि लोकली जिसकी डिमांड होती है लेकिन कैपिटल कम होने की वजह से या इकोनॉमिक इनेबलिंग एनवायरनमेंट ना होने की वजह से वहाँ पर सेटअप नहीं की जा सकती. तो इसीलिए बहुत सारे वहाँ के बिजनेसेस जो हैं फिर ऐसे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं जहां पर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन उनसे ज्यादा है और वहां पर इजीली उनको लेसर कॉस्ट में कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं. तो वो अपने मुल्क में उसे बाहर से मंगवा के कंज्यूमर्स पर सेल आउट करते हैं. इसकी मल्टीपल एग्जांपल हैं. पाकिस्तान के केस में भी हमारे यहाँ बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि हाउस होल्ड नेम है चाइनीज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, वो चाहे टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हों या हमारी लाइफस्टाइल की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों. हमारी बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होके आती हैं और ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इवन यूएस जैसी बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं चाइना से. हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा वाज़े टेक्नोलॉजी गैप है, इस वजह से हमारी बहुत सारी जो गैजेटरी है या अप्लाइंसेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो जो है इंपोर्ट किए जाते हैं बहुत सारे बिजनेसेस की तरफ से फ्रॉम चाइनीज एंड फॉर दैट मैटर यूरोपियन एंड जापानीज इकोनॉमीज और बहुत सारे और ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहाँ से लैंड की जाती हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मल्टीपल और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंपोर्ट की जाती हैं. यहाँ पर ये ज़रूर है कि हर मुल्क कोशिश करता है कि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ ट्रेड बैरियर्स या तिजारती रुकावटों के जरिए, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके या फिर लोकल इन्वेस्टर्स को इन्फोर्स किया जा सके कि वो इंपोर्ट करने के बजाय लोकली चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्ट करें. और ये ट्रेड बैरियर्स या टैरिफ्स की सूरत में लगाए जाते हैं या कोटास की सूरत में लगाए जाते हैं. बाय टैरिफ हमारा मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज या टैक्सेस लगा देते हैं मुल्क में आने वाली अशिया पर, ताकि वो एटलीस्ट इतनी महंगी पड़े लोकल कंज्यूमर्स को कि वो लोकली प्रोड्यूस किसी कमोडिटी को मार्केट से आउट ना कर दें, सो दैट लोकली प्रोड्यूस चीज को मार्केट में एग्जिस्ट करने का जवाब मिलता रहे. ये बहुत सारी जो आपकी ऑटो सेक्टर की इंपोर्ट्स हैं
उसके केस में भी ये बात वैलिड है। और बहुत सारी जो आपकी सिरेमिक टाइल्स की इंडस्ट्री है, आपकी बहुत सारी पॉटरी की इंडस्ट्री है, बहुत सारी आपकी गारमेंट्स की और अजनास की जो सनत है, उन तमाम में ऐसे इंपोर्ट पर ऐसे टैक्सेस रखे जाते हैं सो दैट वो इतनी सस्ती ना पड़े जिसकी वजह से लोकली बिल्कुल कारोबार ठप हो जाए। एक और ट्रेड की रुकावट या ट्रेड बैरियर जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो कोटा है। मखसूस कर दिया जाता है कि आप इस सर्टन अमाउंट से ज्यादा कोई चीज इंपोर्ट कर ही नहीं सकते मुल्क में, सो दैट डंपिंग ना हो सके मुल्क में किसी, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट मुल्क में इतनी ज्यादा ना आ जाए कि बिल्कुल लोकल जो प्रोड्यूसर जो कि यहाँ पर सनत लगाकर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है वो बिल्कुल मार्केट से फारिग ना हो जाए। खैर एनीवेज, सेकेंडली नंबर 2, एक और फॉर्मेट या फॉर्म जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं वो है एक्सपोर्ट करके प्रोडक्ट्स को, यानी कि प्रोडक्ट्स को आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बाहर उनकी तलब एग्जिस्ट करती है या बाहर की किसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप यहाँ से यानी लोकली चीज़ प्रोड्यूस करके आप फॉरेन मार्केट्स में या बैरूनी मार्केट्स में आप उन्हें बरामद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, प्रीवियस केस में इंपोर्ट के केस में एक चीज़ जो कि मैं मिस कर गया, वो एक जाविया ये है इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट यूजुअली कंज्यूमर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कंज्यूमर्स को बहुत सारे ममालिक से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने मुल्क से बेहतर और सस्ती मिलने के चांसेस होते हैं। चाइनीज एग्जांपल हमारे पास है, जापानीज यूज्ड कार्स की एग्जांपल हमारे पास है। सो कंज्यूमर का एंड तो प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन वही बात जो कि ट्रेड बैरियर्स के हवाले से मैंने की थी कि इंडस्ट्री को नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके जॉब्स हैं अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती बिकॉज लोकली आप प्रोड्यूस नहीं करें। अगर आप ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो नौकरियां आप किसी और मुल्क की बढ़ा रहे हैं और अपनी मुल्क की कम कर रहे हैं। खैर एनीवेज, मूव ऑन करते हैं, वापस एक्सपोर्टिंग पे आते हैं। सो एक्सपोर्टिंग करके प्रोडक्ट को अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं, अपने आपका बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके किसी और मुल्क की मार्केट में अगर उसे इंट्रोड्यूस करता है या सेल आउट करता है या किसी और मुल्क से आई हुई डिमांड को रिस्पॉन्ड करके, ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बाहर भेजता है, तो हम उसे एक्सपोर्टिंग कहते हैं। अगेन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो गो के ये चैलेंज हमारे पास हमेशा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करते। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, जिसे हम बेसिकली ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब या ट्रेड बैलेंस का डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आपकी अगर इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, या दूसरे अल्फाज में आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट बुनियादी तौर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो अमाउंट्स हैं, टोटल इंपोर्ट्स की अमाउंट्स में से अगर आप एक्सपोर्ट्स की अमाउंट्स को निकाल देते हैं, सो आपका ट्रेड बैलेंस आता है। और ये बेसिकली नेगेटिव ट्रेड बैलेंस इसलिए बिकॉज इस केस में आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। और पाकिस्तान के केस में जारी बात है, हम काफ़ी अरसे से ट्रेड इम्बैलेंस देख रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और इम्पोर्ट्स ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री है, हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की है, हमारी लेदर और टैनरी की जो इंडस्ट्री है, और समहाउ एक इमर्जिंग फील्ड है हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, वो खातिर ख्वाह एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, एक और फॉर्मेट जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस होता हुआ देखते हैं पूरी दुनिया में, दैट इज DFI या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या जैसे आप FDI भी कहते हैं, जैसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की है। इस पर्टिकुलर केस में कोई एक बिजनेस किसी और मुल्क में जाके किसी एक बिजनेस को एक्वायर करके या फिर वहां पर अपनी ही कोई सब्सिडरी इस्टेब्लिश करके या अपनी फर्म का कोई ब्रांच या नेटवर्क इस्टेब्लिश करके बेसिकली करता है, तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
दो फॉर्म्स में होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी और मुल्क में आप जाकर किसी एक बिजनेस को एक्वायर करके या खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं उस मुल्क में और अपना कारोबार उस मुल्क में लेकर जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर आप अपने बिजनेस के किसी ब्रांच या नेटवर्क या सब्सिडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी और मुल्क में जाके खुद से लगा सकते हैं सिरे से। इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप एक्विजिशन की बात करें तो बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एतिसलात फर्म है उसने एक्वायर किया पीटीसीएल को पाकिस्तान में, इस तरह उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया या डीएफआई किया पाकिस्तान में। इसी तरह अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो जोंग ने पाकिस्तान में पाकटेल को एक्वायर किया, खरीदा और अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर सेटअप किया। इसी तरह मोस्ट रिसेंटली अगर आप बात करें, साल 2 साल पहले की बात है कि एक टर्किश फर्म ने डॉलेंस, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अप्लायंसेस का, होम अप्लायंसेस का या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांड है, उसको एक्वायर किया। फिर हमारे पास दराज की एग्जांपल है जिसे अली एक्सप्रेस जो अलीबाबा ग्रुप है उन्होंने एक्वायर किया। सो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम विटनेस कर सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग सब्सिडरी की बात करें या फिर अगर हम अपनी सब्सिडरी या अपना नेटवर्क या अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर आपका फर्म किसी मुल्क में जाके इस्टेब्लिश करती है, उसकी एग्जांपल्स की बात करें तो अगेन मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लें तो नेस्ले है जो कि एक इंटरनेशनल या एमएनसी है, मल्टीनेशनल फर्म है, कंपनी है जिसने पाकिस्तान में मल्टीपल प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए हुए हैं। वो उनके बॉटल्ड वाटर का प्लांट है, वो उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स के प्लांट्स हैं मुख्तलिफ। इसी तरह आप यूनिलीवर पाकिस्तान की बात यूनिलीवर की बात कर लें तो वो भी पाकिस्तान में बहुत सारे अपने प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाए हुए हैं, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क इस्टेब्लिश किए हुए हैं और वो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इसी तरह अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल हैं। जैसे आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो बैंकिंग उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंकिंग की इंडस्ट्री में। फिर आपके पास सांबा बैंक है ऑफ सऊदी अरब जिसने आपके यहाँ बैंकिंग नेटवर्क अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो खैर एनीवे, सो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई बिजनेस किसी और मुल्क में बिजनेस करने जा रहा हो तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो थॉरली एनालाइज कर ले और स्टडी कर ले उस फॉरेन मार्केट को और वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को, वहाँ की कल्चर को अंडरस्टैंड कर ले, वहाँ की सोशल रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर ले। बिकॉज जब तक एक तफसीली एनालिटिकल प्रोसेस कंडक्ट नहीं किया जाएगा बिजनेस अपनी रूट्स इस्टेब्लिश करने किसी फॉरेन लैंड में जहाँ का कल्चर, पॉपुलेशन डायनामिक्स, डेमोग्राफिक्स सारे आपके मुल्क से मुख्तलिफ हैं। वो लैंग्वेज से लेकर एजुकेशनल लेवल, वो लीगल रिक्वायरमेंट से लेकर पॉलिसी और टैक्सेशन के रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स, रिलीजन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके फॉरेन मुल्कों में डिफरेंट होती हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर मार्केट बिजनेस करने के लिए तो यू मस्ट इंश्योर दैट कि आप वहाँ पर जो बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं उससे पहले आपने बहुत सारी वहाँ की इंडिपेंडेंस डे, सो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ की वो आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि चैनवन है या खादी है या जे डॉट है या बहुत सारे आपके बैंक्स हैं, HBL है, UBL है, MCB है, ये अपने इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं इनको मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज में इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो बगैर उन इकोनॉमीज की डायनामिक्स और उन सोसाइटीज की डायनामिक्स को समझे बगैर ऐसे मूव्स नहीं किए जाते। पहले बड़ी थॉरो स्टडी की जाती है, उसके बाद ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। अगर आप वजूहात की बात करें कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स क्यों बुनियादी तौर पे की जाती हैं, वेल आई एम श्योर आप गेस
कर पाएंगे बड़ा इजीली कि बहुत सारे ममालिक में जो लेबर कॉस्ट है या लैंड की कॉस्ट है या किसी एक सर्टन रॉ मटेरियल की वाफिर अवेलेबिलिटी है, तो इस वजह से वहां पर कारोबार ले जाकर कारोबार करना या अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाकर वहां पर कारोबार सेटअप करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारे ऐसे केसेस में भी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है जब आपको पता होता है कि अगर आप उस कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको टैरिफ्स और कोटा का सामना करना पड़ेगा और वहां पर आपकी प्रोडक्ट की बहुत सारी डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप टैरिफ पे करें, आप कोटा को फेस करें। इससे बेहतर ये कि आप उस मुल्क में जाएं और वहां पर अपना यूनिट लगा के वहां पर आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाए। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो आपको वेलकम करती है और आपको इनवाइट करती है कि आप आएं और हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, लोकल लोगों को जॉब्स मिल सके और बहुत सारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी सब्सटीट्यूशन हो सके, यानी इम्पोर्ट्स की लोकल प्रोडक्शन से आप सब्सटीट्यूशन कर सकें और अपना जो बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको आप सिक्योर कर सकें। मूविंग ऑन, एक और फॉर्म है जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट करते हुए देखते हैं, यूजुअली वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है, वो आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी होते हुए देख सकते हैं और आप लोकली भी आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स करने का अगर हम बेसिक मतलब देखें तो आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि आप एज अ बिजनेस अपने किसी एक फंक्शन या ऑपरेशन को जिसे आप खुद परफॉर्म करना अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है, आप किसी और से करवा लें। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो पाक सुजुकी, टोयोटा और होंडा एटलस हैं जो कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, इन्होंने बहुत सारे जो अपने ऐसे काम हैं जो कि ये कंडक्ट नहीं कर सकते या कंडक्ट करने का इनके पास वक्त नहीं है या फिर ये वो एक्सपर्टी नहीं रखते, वो प्रोडक्शन इन्होंने आउटसोर्स की हुई है। वो बहुत सारे ऐसे ऑटो पार्ट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ रबर कंपोनेंट्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, बहुत सारे कार्बन फाइबर के या ग्लास के जो कंपोनेंट्स हैं, वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल और लोगों से करवाते हैं। यानी वो एक काम जो कि वो एक ऑपरेशन जो कि इनके लिए वाइटल है, लेकिन उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए वो एक्सपर्टी नहीं रखते या वो समझते हैं कि ऐसी प्रोडक्शन को खुद करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, किसी और से भी करवाई जा सकती है, तो ऐसा काम किसी और से अगर आप करवा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग कहलाती है। इस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एक फैक्ट्री की बात करें जो कि मिसाल के तौर पे सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे बहुत सारे, जाहिर बात है, सीमेंट को पैक करने के लिए बैग्स चाहिए। सो ऐसे बैग्स जो कि उस सीमेंट को स्टोर कर सकें, उसे प्रोड्यूस अगर वो खुद ना करना चाहें या वो अगर खुद कर नहीं सकते, तो वो अगर बैग्स किसी और से बनवाते हैं तो हम कहेंगे कि उन्होंने उस पर्टिकुलर फंक्शन को आउटसोर्स कर दिया है। इसी तरह बहुत सारे जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो अपने कुछ ऑपरेशंस इसलिए आउटसोर्स कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे वो कॉस्ट बचा पाएंगे, या फिर वो क्योंकि वो काम कर नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं है, वो एनर्जीज नहीं वक्फ करना चाहते ऐसे किसी काम पर, तो इसलिए वो ऐसे कामों को आउटसोर्स करते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि MTBC है, पाकिस्तान में एक फर्म है जो कि जिसे आउटसोर्स करती हैं बहुत सारी जो मेडिकल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल्स हैं, वो इस फर्म को आउटसोर्स करते हैं और ये फर्म उनके लिए मेडिकल बिलिंग करती है, बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करती है, कस्टमर के बिल्स को प्रोसेस करती है। ऐसा बहुत सारे इंटरनेशनल जो हेल्थ चेन्स हैं वो इसलिए MTBC जैसी फर्म्स को हायर करते हैं पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश जैसी फर्म्स में, कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है। तो ऐसा एक फंक्शन जिसे अगर वो इंटरनेशनल हेल्थ चेन्स या हॉस्पिटल्स हमसे करवा लेंगे और कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता और इन डूइंग सो दे आर गोना सेव लॉट ऑफ देयर कॉस्ट, तो इसे करने में कोई हर्ज नहीं और बल्कि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और की जाती है सो दैट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस किया जा सके।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मेट जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट किया जा सकता है, दैट इज that is the strategic alliance. That's all. Strategic alliance या फिर आप अलायंस कहते हैं कि आप इल्हाक कर लें किसी एक और फर्म के साथ इंटरनेशनली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, हम इसे स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं. अगेन ऐसा इल्हाक किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ, किसी और मुल्क की फर्म के साथ, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप कंडक्ट करते हैं, हम इसे स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं. स्ट्रेटेजिक अलायंस की जो कॉमन फॉर्म्स हैं उसमें अगर हम देखें तो एक बड़ी कॉमन फॉर्म जो कि हमारे वहाँ भी और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, वो जॉइंट वेंचर्स हैं, जिसे आप जेवीज भी कहते हैं. जॉइंट वेंचर्स जो हैं, दो कंपनियों का किसी एक प्रोजेक्ट पर अलायंस होता है या इल्हाक होता है. इसकी बड़ी रीसेंट एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में अलहाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की विद FAW, जो कि चाइनीज एक फर्म है, उसके साथ स्ट्रेटेजिक जो जॉइंट वेंचर हुआ है या स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कमर्शियल एंड पैसेंजर कार्स इन पाकिस्तान. इसी तरह अगेन रीसेंट फिनोमिना है जब जो लकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान का, उसने जॉइंट वेंचर किया आपका किया मोटर्स कंपनी, जो कोरियन एक कंपनी है, उसके साथ जो प्रोड्यूस कार्स इन पाकिस्तान और उनकी प्रोडक्ट्स पिकांटो और स्पोर्टेज वगैरह की फॉर्म में अब आप रोड्स पर देख रहे हैं. सो किया ने पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लोकल पार्टनर के साथ हाथ मिलाया, अलायंस किया. इससे होता ये है कि बहुत सारे केसेस में आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन इसलिए होती है बिकॉज लकी ग्रुप ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के बर्डन को शेयर कर रहा है, बल्कि लकी ग्रुप जो है पाकिस्तान की नो हाउ रखता है, तो बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करना इजी हो जाता है. इसी तरह होंडाई और निशात की अगर आप बात कर लें, वो भी एक बड़ा फेमस जॉइंट वेंचर है. सो इस तरह आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू अनदर फॉर्म जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस हम होते हुए देखते हैं, वो लाइसेंसिंग है. बहुत सारे केसेस में बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं वो बजाय इसके कि पैसे इन्वेस्ट करें, अपने किसी और मुल्क में जाके सेटअप को ओपन करें, वो सिंपली अपनी प्रोडक्ट का लाइसेंस जो है वो किसी और कंपनी को किसी और मुल्क में दे देती हैं और उस लाइसेंस की फीस वो चार्ज उन्हें करती रहती हैं, और वो जो कंपनी